ईशान किशन ने दिलीप ट्रॉफी में एक जबरदस्त सेंचुरी बनाई है और बुच्ची बाबू टूर्नामेंट के बाद ये उनकी दूसरी रेड बॉल सेंचुरी है। और इसके साथ ईशान किशन ने क्लियर कर दिया है कि फिलहाल ऋषभ पंत के बाद वो इंडिया के सेकंड बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, डेफिनेटली विदाउट ए डाउट। क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो रन स्कोर कर रहे हैं रेड बॉल में, उनकी विकेट कीपिंग के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर इश्यूज हैं। और जिस तरीके के जिस एज ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं और जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, मेरे ख्याल से ऋषभ पंत के साथ ईशान किशन को स्क्वाड में होना ही चाहिए। ईशान किशन जिनका डिसिप्लिनरी रीजंस और आप कह सकते हो कि जो बीसीसीआई के साथ टसल हुई थी जिसकी वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया था, इवेंचुअली वो अब अपनी गलती को एक्सेप्ट कर चुके हैं, रेड बॉल क्रिकेट में वापस आ चुके हैं और 2 सेंचुरीज बनाई है। इतनी सेंचुरीज फिलहाल इंडिया के किसी और डोमेस्टिक प्लेयर ने इन 2 सीजन में नहीं बनाई है। तो ईशान किशन मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस जनरेट कर चुके हैं अपने लिए। और अगर ध्रुव जुरेल ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी तो मेरे ख्याल से अब डिले नहीं करना चाहिए। जब कोई बैट्समैन फॉर्म में हो तो उसे जरूर टीम में लाना चाहिए। ऋषभ पंत अभी वापस आए हैं और डेफिनेटली वो इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ भी होने हैं और मेरे ख्याल से ऋषभ पंत जो अभी काफी बड़ी इंजरी के बाद आए हैं, उन्हें कुछ मैचेस अगर मैं कहूँ ब्रेक दे दिया जाए तो बुरी बात नहीं होगी गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक 100% फिट ऋषभ पंत जरूर चाहिए होगा। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस के बाद अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 1-2 टेस्ट मैचेस में ऋषभ पंत को ब्रेक देकर ईशान किशन को खिला लिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। और इनफैक्ट ईशान किशन जिस तरीके की फॉर्म में है, मे भी शायद वो ऋषभ पंत को टफ कंपटीशन भी दे सकते हैं। क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी के साथ ईशान किशन लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, ऋषभ पंत ने कमबैक के बाद से कुछ 50s बनाई है लेकिन वो लंबी इनिंग्स नहीं आई है। इनफैक्ट जो टीम में वो सिलेक्ट भी हुए थे वो एक 55 बॉल 65 की इनिंग्स थी। इट वाज नॉट अ बिग इनिंग्स बट वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी। तो ऐसा लगा कि यस, ऋषभ पंत स्टिल इन फॉर्म एंड एनीवेज ऋषभ पंत की जो accomplishments as a wicket keeper, it is far superior than any other wicket keeper batsman India has played for in Test cricket. Again, some धोनी fans might feel कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ऋषभ पंत ने ओवरसीज में इतनी सेंचुरीज बनाई है और जहां धोनी की एक भी सेंचुरी नहीं है, तो ऋषभ पंत को डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट में धोनी से ऊपर मानना कोई गलत बात नहीं है। और ऋषभ पंत को इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। होम सीरीज में मेरे ख्याल से ईशान किशन भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनकी रिप्लेसमेंट में काम कर सकते हैं ताकि ऋषभ पंत थोड़ा ब्रेक ले लें। क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि उनकी रिकवरी कितनी अच्छी हुई है, क्योंकि आने के बाद से उन्होंने आईपीएल खेला, फिर वर्ल्ड कप खेला और अभी भी हमने देखा कि वो श्रीलंका सीरीज में भी थे। तो जस्ट सेइंग कि ईशान किशन जिस तरीके की फॉर्म में आए हैं, इट्स ग्रेट न्यूज। और बाकी काफी शोर शराबे के बाद जब संजू सैमसन की कमबैक हुई तो फिर बात वही हुई कि शायद संजू सैमसन को अब फाइनल अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन संजू सैमसन फिर से फेल हो गए और एक सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हो गए और श्रेयस अय्यर जो लीड कर रहे हैं वो डक पे आउट हो गए। सो आई मीन दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स। अब प्लेयर्स को समझना चाहिए कि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज है, संजू सैमसन इज नो लॉन्गर आप कह सकते हो न्यू कमर कि उन्हें इतना बैक किया जाए और बहुत सारे रन दिए जाए। अगर आप संजू सैमसन अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उनके लिए टीम में कमबैक बहुत मुश्किल है। ईशान किशन के साथ भी सिमिलर सिचुएशन थी लेकिन उन्होंने 2 सेंचुरीज बना के प्रूव कर दिया। मगर संजू सैमसन को जब भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जनरली फॉल ऑफ हो जाते हैं, जैसा हमने श्रीलंका सीरीज में भी देखा। और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि संजू सैमसन को अब जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसे यूटिलाइज करें। श्रेयस अय्यर फिर से डक पे आउट हो गए और धीरे धीरे ये क्लियर होता जा रहा है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए ज्यादा कंसिडरेशंस नहीं मिलेंगी। क्योंकि इंडिया के मिडिल ऑर्डर की जो इश्यूज चल रही थी, फिलहाल सरफराज खान और उनके भाई मुशीर खान की परफॉर्मेंसेस देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई शायद इंडिया के मिडिल ऑर्डर में काफी लंबे टाइम तक खेलने का कैलिबर रखते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो दिलीप ट्रॉफी के अभी बचे हुए मैचेस हैं उसके बाद चेंजेस क्या आती हैं टीम में। आपको ये भी बता दूं कि सरफराज खान को भी फिलहाल दिलीप ट्रॉफी स्क्वाड से रिलीज नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि सरफराज खान माइट नॉट बी द फर्स्ट प्रेफरेंस इन द प्लेइंग 11 इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। जी हाँ, फर्स्ट टेस्ट मैच में मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली और केएल राहुल नंबर 4 और 5 पे होंगे एंड ऋषभ पंत एट 6। तो फिर सरफराज खान को शायद बेंच पे नहीं बिठाया जाएगा और उन्हें फ्री कर दिया जाएगा कि वो दिलीप ट्रॉफी के बचे मैचेस खेलें। लेकिन जब तक टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ जाता तब तक सरफराज खान को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, क्योंकि
यू नेवर नो, वन डे बिफोर द गेम, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द गेम, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या उन्हें किसी तरीके की आप क्या कर सकते हो ना, बीमार पड़ गए या कुछ ऐसी रीजन हो गए जिसकी वजह से किसी प्लेयर के प्लेइंग 11 में खेलने की जगह नहीं बनती, तो डेफिनेटली सरफराज खान खेलेंगे। लेकिन क्योंकि सरफराज खान को दिलीप ट्रॉफी स्क्वाड में नहीं रखा गया है, सो वी कैन अज्यूम कि डेफिनेटली वो पहले टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले सरफराज खान, विच इज नॉट ग्रेट न्यूज। बट डेफिनेटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया चाहती है कि जो उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है केएल राहुल, वो अपनी कह सकते हो एक गुड फ्रेम ऑफ माइंड में रहे, और केएल राहुल को अब मोस्ट प्रोबेबली अपॉर्चुनिटीज उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 5 पे ही स्टैब्लिश करना होगा। इसके पहले केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग पोजीशन पे खेलते थे, लेकिन फिलहाल इस करंट टीम में उन्हें नंबर 5 पे ही खेलना होगा। रहा विकेट कीपिंग का सवाल, केएल राहुल ओडीआई और व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप कह सकते हो विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी विकेट कीपिंग एस्टेब्लिश नहीं है, तो उनके रहने से ऐसा किसी विकेट कीपर बैट्समैन को कोई कंपटीशन नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, और वो प्योरली एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।